तो अपना लेक्चर नंबर 7। डाइपोल मोमेंट के क्या कर रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल्स। जैसे मान लीजिए आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर लगा के दे देते हैं, ये मिथाइल लगा दें और क्लोरीन लगा दें। अगर ये केस कराया होगा तो बता दीजिए। बेंजीन रिंग के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा दें और एक क्लोरीन लगा दें। एक ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया और एक लगा दिया पैरा पोजीशन। एक ऑर्थो पे लगा दिया, एक पैरा पे लगा दिया। अभी मैंने बोला ऑर्थो और पैरा, ये वर्ड आप समझ रहे हैं? yes. ऑर्थो पैरा वर्ड समझ रहे हैं? देखो, अगर ऑर्थो बोलते हैं तो टू ग्रुप्स ऑन बेंजीन रिंग आर एडजेसेंट, अगल बगल में है। अगल बगल में है तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो। एडजेसेंट पोजीशन पे है, इसको 1-2 पोजीशन भी बोलते हैं। जैसे मान लो तुम इसकी काउंटिंग करो, अगर इसको 1 पे लेते हो इस कार्बन को, तो इसको 2 बोलोगे। तो अगर आप देखो तो 1-2 पोजीशन पे ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। अगर आपको मेटा बोलना है तो मेटा में एक को छोड़ के लगा हुआ होता है, दोनों एक ही बना दिए मैंने। अगर आपको मेटा बोलना है तो मेटा में क्या होता है, एक तरफ से अगर आप चलोगे तो एक को छोड़ के होगा, एक तरफ से चलेंगे अगर तो एक को छोड़ करके होगा। यहाँ पे देखो एक कार्बन को छोड़ दिया, एक कार्बन को छोड़ दिया, ये सेकंड वाले को छोड़ दिया, और 1 और 3 पे लगा हुआ है। किस पे लगे हुए हैं ग्रुप? 1-3 पे, यानी कि 1 गैप होगा, एक गैप होगा, और उस पोजीशन को हम बोलते हैं 1-3, या उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटा। कौन सी पोजीशन बोलेंगे? मेटा पोजीशन। अगर आपका 2 छोड़ करके 1, 2, 3, 2 और 3 को छोड़ के पहले 1 पे लगा है ग्रुप, फिर उसके बाद कहां पे लगा हुआ है, 4 पे लगा हुआ है, तो 1-4 पोजीशन होती है, इसको हम बोलते हैं पैरा। 1-4 पोजीशन को क्या बोलोगे? पैरा। फॉर्मूला सेम है, ग्रुप एकदम सेम लगे हुए हैं। CH3 और Cl 2 ग्रुप लगे हुए हैं बेंजीन रिंग के ऊपर। एक को हमने बोला ऑर्थो, कंपाउंड का जो भी नाम होगा उसके सामने ऑर्थो लिखेंगे, या 1-2 भी लिख सकते हैं। 1 पे क्या है, 2 पे क्या है वो बता सकते हैं। इसको हमने बोला मेटा, या 1-3 भी लिख सकते हैं, और इसको हमने क्या बोला, 1-4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखना चाहते हैं कि डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है और किसका कम होगा। किसका ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट और किसका कम होगा। अभी स्ट्रक्चर बना रहे थे क्या? बना लिया ऑर्थो मेटा पैरा? बना लो धनाधन, जल्दी से बनाओ ऑर्थो मेटा पैरा, फिर एक्सप्लेन कर दें। बना लिया बच्चों? अब देखो,
ये CH3 ग्रुप है और यहाँ पे Cl। ठीक, दो चीजें ध्यान रखिए, अगर CH3 ग्रुप लगा हुआ होता है ना तो CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाला ग्रुप। और क्लोरीन अगर लगा हुआ होता है बेंजीन रिंग के ऊपर तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, पुल करता है। दो डाइपोल बनेंगे यहाँ पे, एक ये कार्बन एक ये कार्बन इस कॉर्नर का, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बनेगा, इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच में बनेगा। अब क्योंकि इन दोनों को ऐसे दिखा रही हूं मैं, देखना अलग से पिक्चर में बना के, ये यहाँ पे एक कार्बन है और इसके बगल में इधर पे एडजेसेंट में बेंजीन रिंग के ऊपर मान लो ये कार्बन है, यहाँ पे Cl अटैच है। Cl क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को पुल करता है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर पुल होंगे तो इस पे नेगेटिव, इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक, और यहाँ पे जो डाइपोल बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो वेक्टर बनेगा म्यू, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसको μ2 मान लो, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, प्लस से माइनस की तरफ होती है डाइपोल की डायरेक्शन। यहाँ पे CH3 अटैच है। CH3 को अभी अभी मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा अगर इस तरफ, तो इसका मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अगर इस पे पॉजिटिव है इस पे नेगेटिव है तो यानी कि डाइपोल की डायरेक्शन ये होगी, अगर μ1 मान ले। क्लियर है बात? ये बेंजीन रिंग में ये अटैच है इस तरीके से, ये सिस्टम है अपना। ठीक, तो दो वेक्टर इस केस में अगर ध्यान से देखो तो एक ऐसे वेक्टर लगा हुआ और एक कैसा लगा हुआ है? इस तरीके से वेक्टर देख पा रहे हैं? इनका रिजल्टेंट वेक्टर कहां पे लगा होगा? आप क्या सोचते हैं? इनके बीच में लगेगा रिजल्टेंट कहीं? कोई दिक्कत? रिजल्टेंट बीच में कहीं लगेगा? एंगल देख पा रहे हैं? एंगल लगभग 60 अराउंड है इनके बीच में, 60 या 60 के आसपास इस तरीके का बनेगा। ठीक, अब सब डायरेक्शन अलग अलग है। जब बीच में नहीं आएगा बताइए किधर आएगा? मैम उस वाले के टेल से यहाँ की रेड ऐसे कह रहे हो? तो मुझे तो ऐसा पता है। हाँ, टेल से हेड को अटैच करना है। अच्छा चलो देखते हैं, मुझे तो यही पता है, फिर भी मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ। तो इसमें इस हिसाब से अराउंड 60 एंगल है जैसा कि मैं बता रही हूँ। अब दूसरे वाले केस में अगर देखो तो दूसरे वाले में क्या बनेगा? यहाँ पे मेटा है, इधर Cl है, इधर CH3 है। ठीक है, ये डाइपोल बन गया, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, एक डाइपोल इधर, और यहाँ पे क्या बनेगा? इस डायरेक्शन में एक डाइपोल बन गया, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव। तो दूसरा डाइपोल किस डायरेक्शन में आ गया? इस डायरेक्शन में आ गया। लगभग लगभग सेम से ही लग रहे हैं ये तो, एंगल अलग होने चाहिए, मेटा में अलग आना चाहिए। पैरा में तो 180 का एंगल आ जाएगा। पैरा में कितने का आ जाएगा एंगल? 180 का। ये Cl वाला इस तरफ जा रहा है, और ये वाला वेक्टर किस तरफ जा रहा है? इस तरफ। तो अगर ध्यान से देखो 180 का नहीं, 0 का। 180 तब होता है जब ऐसे ऐसे होते हैं ना, एंगल तो 0 हो गया ना अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, तो एंगल 0 आ गया यहाँ पे। तो जहां पे एंगल 0 होता वहां पे रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा,
इतनी बात सबको समझ आती है। यहाँ पे एंगल क्या है दोनों वेक्टर्स के बीच में, अगर इसको म्यू1 बोल दो, इसको म्यू2 बोल दो, तो एंगल म्यू1 एंड म्यू2 के बीच का क्या है, आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री। नापा नहीं है, अप्रोक्स लगा रहे हैं, क्या होगा 0। अप्रोक्स 0 है तो क्या होगी वैल्यू, मैक्सिमम होगी अगर तीनों को देखें तो। क्लियर है बात? yes, इसमें रिपोर्टेड भी है, इसमें रिपोर्टेड भी है कि इसमें जो आ रहा है आपका पैरा वाले में आ रहा है 1.9 डिबाई। ये वैल्यू याद नहीं रखनी है, समझाने के लिए बस बता रही हूँ। पैरा में 1.9 डिबाई आ रहा है, मेटा में आ रहा है 1.78। मेटा में कितना आ रहा है 1.78 डिबाई, और इसी के ऑर्थो में आ रहा है 1.3 डिबाई। ऑर्थो में कितनी वैल्यू दी गई है 1.3 डिबाई। इसका मतलब वेक्टर तो सारे सेम ही है, मतलब दोनों वेक्टर जो हैं वो तीनों केसेस में सेम है। एटम्स क्योंकि सेम है, इसका मतलब एंगल का क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। ऑर्थो में एंगल कम होगा और धीरे धीरे एंगल क्या हो रहा होगा, ध्यान से सोचो। अभी अभी हम लोगों ने एंगल की बात करी थी ना, तो एंगल से कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है क्या? नहीं मैम, लेकिन इस वाले में डायरेक्शन ठीक है, तो इस केस में अगर ऐसा केस हम देखते हैं तो इसमें मैक्सिमम किस में बन रहा है, पैरा में, उससे कम किस में बन रहा है, मेटा में, और उससे कम किस में बन रहा है, ऑर्थो। सबसे छोटा किस में बना, ऑर्थो में। जब वेक्टर की डायरेक्शन क्या थी, वेक्टर की डायरेक्शन क्या थी, सेम बन रही थी। इस केस में वेक्टर की डायरेक्शन सेम बन रही थी ना। क्या, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना। नहीं नहीं, मैं तो डाइपोल मोमेंट की बात कर रही हूँ। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 होती है। इसका मतलब वहां पे मैक्स रिजल्टेंट मैक्सिमम बनेगा, मैक्सिमम बनेगा, है ना। एंगल की वेक्टर क्वांटिटी है, एंगल से सोचना होगा ऐसे, मतलब ये स्लाइड नोट हो गई, नोट करो डनाडन। एंगल बिटवीन वेक्टर कैसे डिफाइन करते हो, एंगल के लिए कोई तरीका बताया गया होगा ना, डिफाइन नहीं मतलब कि कैसे देखते हम तो दो टेल या दो हेड के बीच में दो टेल या दो हेड के बीच में। क्लियर है, बोले बच्चे। एक केस और देख लो। वैल्यू भी लिख लेना, इससे याद रहेगा कि
नोट कर लीजिए फटाफट। अब लग रहा है वेक्टर डायरेक्शन मुझे ही पढ़नी पड़ेगी, पढ़वाएंगे आप लोग। फिजिक्स भी पढ़वाओगे, अच्छी बात है। वैसे पढ़ना क्या होता है, अच्छी बात होती है। आप जब तक अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहो, टीचर तो स्पेशली। हो गया। Yes. एक एग्जाम्पल और कर लो बस, एक एग्जाम्पल और है। मान लो यहाँ भी याद लगा दिया है ना, और एक केस ये वाला जिसमें सिंगल बॉन्ड। ये है कंपाउंड आपका ब्रोमोबेंजीन, और ये कंपाउंड है आपका, क्या बोलोगे, 1 ब्रोमो, इसको बोलेंगे 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। सिंगल बॉन्ड है, 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा है, फिर भी आपको सिखाती हूँ कि जो कार्बन जिसपे डबल बॉन्ड है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जिसपे डबल बॉन्ड है वो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये वाले कार्बन पे सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल है, तो ये जो होगा ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, किस में ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा ये निकालना है। दोनों को क्या करना चाहते हैं हम लोग, कंपेयर करना चाहते हैं कि किसमें होगा ज्यादा डाइपोल मोमेंट। ठीक है। अब अगर देखो तो ब्रोमीन दोनों में कॉमन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो ये है ही, कार्बन के कंपैरिजन में तो ये ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को अगर खींचेगा इधर से इधर, तो आप क्या सोचते हो किसमें ज्यादा चार्ज डेवलपमेंट होगा, पहले केस में या दूसरे केस में? किसमें चार्ज डेवलपमेंट ज्यादा होगा, किसमें कम होगा? दूसरा। सेकेंड वाले केस में चार्ज ज्यादा डेवलप होगा। Yes. क्यों, रीजन क्या हो सकता है? मैम क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन जो है वो और ये वाला कार्बन कम देखते हैं। अच्छा, तो चार्ज डेवलपमेंट यहाँ ज्यादा होगा, उसकी वजह से डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। सेकेंड केस का बोल रहे हैं, फर्स्ट का बोल रहे हैं? देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इस केस में ये कार्बन है, ये ब्रोमीन है, ठीक है। ये जो कार्बन है ये कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पहले वाले। ठीक है, एग्जाम्पल से भी समझाते हैं। यहाँ पे CBr ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये जो चार्ज डेवलपमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। HF का एग्जांपल बताते हैं आपको, हाइड्रोजन की मान लो 2 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की 4 है, तो डिफरेंस 2 यूनिट का आता है। जहां पे डिफरेंस 1 यूनिट का होगा वहां चार्ज कम डेवलप होगा इसके कंपैरिजन में। जहां पे डिफरेंस मान लो 0.5 यूनिट का है तो चार्ज कम डेवलप होगा,
है ना। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। ये बात सबको समझ आती है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ई एंड डी जिसको बोलते हैं एंड, अगर वो ज्यादा है तो क्या होगा, चार्ज ज्यादा डेवलप होगा। जैसे मान लो यहाँ पे हम लगा दें NaF, Na पॉजिटिव है, Na को इलेक्ट्रॉन देने की आदत है, फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन लेने की आदत है, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, बहुत ज्यादा डेवलप होगा। Na तो बिल्कुल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है, खींचना चाहता है। तो यहाँ पे इनके बीच में चार्ज डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये आयनिक बॉन्ड है ना। तो इसी तरीके से अगर देखो आप सपोज मान लो इसका 2 है, एक एक वैल्यू मान लेते हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है, इसकी 2 है, ठीक। इसको बोल रहे हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके कंपैरिजन में, इस कार्बन के कंपैरिजन में, तो इसको आप मान लो 1.5 मान लो, ठीक है। और इसको आप मान लो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मान रहे हो, तो इसको 1.3 मान लेते हैं, थोड़ा कम मान लें। तो थोड़ा कम मानेंगे तो क्या होगा, इसको 1.3 मान लिए, तो यहाँ डिफरेंस कितने का आएगा, देखो 2, एक वैल्यू लेके इसलिए समझा रहे हैं, ये वैल्यू है नहीं एग्जैक्ट, समझा रहे हैं बस आपको। यहाँ पे 0.5 का डिफरेंस आया, जिसको हम ई एंड डी बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और यहाँ पे कितने का आ जाएगा डिफरेंस, 0.7 का डिफरेंस आ जाएगा ई एंड डी। जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा, वहां पे क्या होगा आपका, चार्ज डेवलपमेंट ज्यादा, यानी कि इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा, इस पे ज्यादा आएगा पॉजिटिव चार्ज, इनके कंपैरिजन, ठीक है। इस केस के कंपैरिजन में यहाँ पे चार्ज डेवलपमेंट ज्यादा होगा, इस केस में सेकेंड वाले। और आपको पता है अगर एटम सेम है तो डिस्टेंस भी सेम होगा, क्योंकि रेडियस सेम होगी। यहाँ पे भी कार्बन है ब्रोमीन है, कार्बन है ब्रोमीन है, रेडियस वगैरह सेम होगी। डाइपोल मोमेंट में केवल दो ही फैक्टर काम करते हैं, म्यू में क्या लेते हैं हम लोग, Q इंटू डी। डिस्टेंस तो सेम है, चार्ज डेवलपमेंट जहां पे ज्यादा है वहां पे डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा। क्लियर है बात, बोलिए बच्चों। तो इसका मतलब सेकेंड केस में क्या फैक्टर ज्यादा हुआ, चार्ज। सेकेंड केस में Q क्या हो गया, ज्यादा हो गया फर्स्ट केस के Q के कंपैरिजन में, इसलिए चार्ज सेकेंड केस का ये क्या होगा, ज्यादा होगा। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बोलो कोई कंफ्यूजन। हाँ, रिपल्शन क्यों होगा, यहाँ पे हम वो बात ही नहीं कर रहे हैं ना रिपल्शन की, थोड़ा बहुत रिपल्शन तो होगा ही, पर मॉलिक्यूल बना हुआ है। अगर रिपल्शन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल तो टूट ही जाएगा ना, मॉलिक्यूल रहेगा ही नहीं, ब्रोमीन अलग हो जाएगा। हम तो बात करें मॉलिक्यूल एग्जिस्टिंग है और हम उसमें डाइपोल की बात कर रहे हैं कि कितना होगा डाइपोल, किसका ज्यादा होगा किसका कम। क्लियर हो गई बात, बोले बच्चों। यस। तो इस तरीके से भी आपको क्या हो सकता है, कंपैरिजन करना पड़ जाए। ठीक है निकिता, नोट हो गया तो बोलिए, VSCPR थ्योरी स्टार्ट करें।
VSEPR थ्योरी पढ़ाने जा रहे हैं आपको। ऑनलाइन बच्चे नोट करते हैं कि नहीं? VSEPR थ्योरी है क्या? फुल फॉर्म देखो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। पहले मोटी मोटी बात समझ लो, नोट नहीं करना है ना, ये नाम लिख लिया इतने तक, मोटी मोटी बात। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें इसको नोट नहीं करना अभी, समझो। उसमें एक सेंट्रल एटम होता है और बाकी क्या होते हैं? साइड एटम्स होते हैं, है ना। कुछ सेंट्रल एटम होंगे, कुछ साइड एटम्स होंगे। जैसे मान लो हम बात करें BN3 की बात, ठीक। तो बोरान क्या हो गया यहाँ पे? ये सेंट्रल एटम हो गया, और ये जो 3 फ्लोरीन है ये क्या हो गए? साइड एटम्स हो गए, ठीक। एक मॉलिक्यूल को आप कंपेयर करो एक फैमिली से, मान लो एक ये फैमिली है, इसमें ये हेड ऑफ द फैमिली है, बीच में हेड है, और इस फैमिली में कई सारे क्या हैं? बच्चे, 4-5 बच्चे हैं, मान लो ABCDE, 5 बच्चे, ये चाइल्ड हो गए और ये हेड हो गए, ठीक। अब बच्चे हैं तो आपस में लड़ाई झगड़ा तो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, होता ही है, इन जनरली ऐसा होता ही है, सिबलिंग्स में लड़ाई झगड़ा तो होता ही है, किसी ना किसी चीज के लिए इन लोगों में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो जब हेड ऑफ द फैमिली को गुस्सा आता है तो हेड ऑफ द फैमिली क्या बोलता है? ऐसा है, आप लोग 5 बच्चे हैं अगर, और अगर पॉसिबल हो उसके घर में 5 रूम हो, तो वो बोलेगा तुम ऐसा है, अगर इतना झगड़ना है आपने तो क्या करना है आपको, आप थोड़ा डिस्टेंस बना के रहिए, है ना। जितनी आप मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे उतना आपके टकराने की, उतना आपके लड़ने की टेंडेंसी क्या होगी? कम हो, है ना। तो मैक्सिमम डिस्टेंस बना लेते हैं तो लड़ने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और अगर कम हो जाएगी तो बच्चे क्या करेंगे? और अच्छा प्रोडक्टिव वर्क करने के चांसेस होंगे, और जितना ज्यादा वो पास पास में आके लड़ेंगे उतना क्या होगा? उसमें प्रॉब्लम होगी फैमिली में। तो इसका क्या मतलब है कि हेड ऑफ द फैमिली कहता है भाई डिस्टेंस बना लो, तभी फैमिली में स्टेबिलिटी आ सकती है। डिस्टेंस बना लीजिए जितना पॉसिबल है, जितना मैक्सिमम डिस्टेंस की। अब ऐसा भी नहीं हो कि इतना डिस्टेंस बना ले कि एक फैमिली से उठा और उठ करके फैमिली ब्रेक करके कहीं और चला गया, ऐसा नहीं, मॉलिक्यूल को ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? VSEPR थ्योरी में क्या बोला जाता है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी है। तो अगर आप बात करो, जैसे आपने किसी एटम की बात की, सपोज आपने बोला PCl5 की बात की, है ना। तो फास्फोरस है यहाँ पे, फास्फोरस ने 5 बॉन्ड बना रखे हैं, 5 बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहती है कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड पेयर्स है ना, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की सबकी टेंडेंसी क्या है? सेम है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। रिपल्शन बोले तो झगड़ा, रिपल्शन हो रहा है। तो सेंट्रल मेटल कहता है कि भाई आप ऐसा करो कि ऐसे पोजीशन में अपने आप को सेट करो, इस तरीके की पोजीशन में खुद को सेट कीजिए, साइड एटम्स इस तरीके से सेट हो जाएं
कि जो बॉन्ड पेयर यहाँ पे, ये बॉन्ड पेयर, 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 इन बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन कम हो। तो ये इस तरीके से सेट करते हैं अपने आप को कि वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बन जाती है। जैसे एग्जांपल बताते हैं, PCl5 में जो ज्योमेट्री आती है वो कुछ इस तरीके से आती है कि फास्फोरस 3 क्लोरीन जो होते हैं, नोट कुछ नहीं करना है अभी, 3 क्लोरीन जो होते हैं वो एक प्लेन में ऐसे अरेंज होगा। 3 क्लोरीन एक प्लेन में 120 डिग्री के एंगल पे अरेंज हो जाते हैं। कितने एंगल पे अरेंज हो जाते हैं? 120 डिग्री पे। मान लो इसको एक प्लेन मान लो आप, तो 3 क्लोरीन कैसे, यहाँ फास्फोरस है, एक क्लोरीन यहाँ अटैच हो जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक दूसरे के बीच में कितने का एंगल बना लेते हैं? 120। और 2 क्लोरीन ऊपर और नीचे, प्लेन के ऊपर और नीचे, 3 क्लोरीन एक प्लेन में और 2 क्लोरीन एक ऊपर की तरफ ऐसे और एक नीचे की तरफ, ऐसे अरेंज होते हैं। ऐसे अरेंजमेंट में PCl5 के इस तरीके के अरेंजमेंट में क्या होता है, जितने भी उसके बॉन्ड पेयर हैं, अगर एक ही प्लेन में ये पांचों होते तो एंगल कितने का होता, आप क्या सोचते हैं? अगर पांचों एक ही प्लेन में होते तो 360 होता है एंगल, या पेपर पे कितना होता है एंगल एक ही प्लेन में? बोलो पूरा पूरा ये एंगल कितना होता है? ये 360 होगा एक प्लेन में भी पूरा एंगल। पूरा 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 तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? यानी मैक्सिमम 72 पे रख सकते हो आप। अभी क्या हुआ, अभी हमने ऐसे रख दिया कि 3 तो ऐसे हैं जिनके बीच में 120 का आ गया, और ऊपर ऊपर वाले और दूर हो गए, 90 का बना दिया। ऊपर ऊपर कितना बना दिया? इधर 90 का बना दिया। तो 3 को एक प्लेन में रखने से फायदा हुआ कि डिस्टेंस एंगल कितना बन गया? 120 का, तो डिस्टेंस अपने आप ज्यादा हो गई। और एक को ऊपर रख दिया, एक को नीचे रख दिया, ऐसा अरेंजमेंट हो गया, तो 90 का बन गया। इनके और इनके बीच में कितने का बनेगा? 90। तो यहाँ पे जो ऊपर वाले हैं वो इससे भी 90 पे, ये एंगल ऐसे बोर्ड में ऐसा दिख रहा है पर है कैसा? 90। ये भी 90, इससे भी ये वाला 90 पे है, नीचे वाले भी, ये जो जितने प्लेन में है उनसे ऊपर वाले से 90 पे है। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल अपने आप को, अपने बॉन्ड पेयर को, अपने लोन, इसमें लोन पेयर नहीं है, अपने लोन पेयर को इस तरीके से अरेंज करता है कि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो। रिपल्शन मिनिमम हो और डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा बन जाए, मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ जाए। तो मॉलिक्यूल इस तरीके की जब कोशिश करता है तो मॉलिक्यूल की क्या बनती है? एक स्पेशल ज्योमेट्री बन जाती है, एक स्पेशल शेप बन जाता है। इसके बारे में ही BSEPR थ्योरी ने बताया। फिर उसके बाद BSEPR थ्योरी में ये भी बताया गया कि अगर रिपल्शन की बात कर रहे हो आप लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में, किसके बीच में बात कर रहे हो? लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में। तो लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? देखो ध्यान से, आराम से पहले थ्योरी को समझ लो, उसके बाद पॉइंट्स तो नोट करा देंगे। थ्योरी ने बोला कि लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है, उसके बाद बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच का, और सबसे कम किसके बीच में होगा? बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच। ठीक है, ऐसा क्यों है? ध्यान से देखते हैं। जैसे मान लो हम बात करें H2O मॉलिक्यूल की, एग्जांपल लेके समझाते हैं। H2O की बात, H2O का शेप कुछ इस तरीके का बनता है। V, उल्टा V बोल दो, या V ही बोलते हैं इसको, या बेंट शेप। इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, ये बॉन्ड पेयर होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? सबको बात समझ आ रही है? ऑनलाइन ऑफलाइन? ये बॉन्ड पेयर हो गए, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन BP बोलते हैं। ये दोनों क्या हो गए? लोन पेयर हो गए, LP बोलते हैं। ठीक, लोन पेयर जो है वो ऑक्सीजन का ही है,
इसी एटम के लोन पेयर हैं, इसी के वैलेंस शेल में होंगे, इसी के वैलेंस शेल में होंगे, तो एकदम पास पास होंगे, यानी कि इनका एरिया जो है, इनका वर्किंग एरिया क्या है, सेम। दो लोग एक ही कमरे में काम कर रहे हैं तो वर्किंग एरिया सेम हो गया। दो लोगों को दो रूम में भेज दो या थोड़े डिस्टेंस पे कर दो और, तो क्या हो जाएगा, वर्किंग एरिया थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन के ये दोनों लोन पेयर क्योंकि ऑक्सीजन के ही है, उसी एटम के हैं, तो पास पास में होते हैं, पास पास में होते हैं। इस वजह से लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। भाई पास डिस्टेंस पे रखोगे तो झगड़ा होने की टेंडेंसी ज्यादा है ना, अगर दूर करोगे तो टेंडेंसी कम। अब अगर बात करो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर की अगर बात करोगे तो ये सेंट्रल एटम का है, और बॉन्ड पेयर की बात करो तो एक इलेक्ट्रॉन इसका था और एक इलेक्ट्रॉन इसका हो जाता है, तो थोड़ी सी डिस्टेंस आ जाती है क्योंकि दूसरे एटम का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया ना बॉन्ड पेयर में, इस इलेक्ट्रॉन में इसका भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो थोड़ी सी डिस्टेंस आ जाती है, इसलिए इसमें रिपल्शन उससे कम होता है। और सबसे कम रिपल्शन की अगर बात करो तो किसके बीच में होता है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, क्योंकि यहाँ देखो ये ऑक्सीजन फिर ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये ऑक्सीजन फिर ये हाइड्रोजन, तीन तीन एटम का इन्वॉल्वमेंट हो गया, अगर देखो तो तीन तीन एटम का, तो एटम कुछ तो डिस्टेंस लेंगे ही ना, उनकी रेडियस कुछ कुछ तो होगी, तो तीन एटम अगर लगे हुए हैं तो तीनों का डिस्टेंस कुछ तो आएगा ही। अगर एक एटम की ही चीजों की बात कर रहे हो तो पास पास होंगे, अगर दो तीन एटम की चीजों की बात कर रहे हो तो क्या होगा, डिस्टेंस थोड़ा सा तो आएगा ही। इस वजह से बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का इसका जो रिपल्शन होता है वो सबसे कम होता है, लोन पेयर और लोन पेयर का जो रिपल्शन होता है क्योंकि एक ही एटम के इसलिए सबसे ज्यादा होता है, इनका इनके कुछ बीच में होता है। बीएससीपीआर थ्योरी यही कहती है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये बोलती है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं, चाहे लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो, सबके बीच में रिपल्शन होता है, और मॉलिक्यूल कोशिश करता है कि इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो, अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करता है, और उस एडजस्टमेंट के दौरान उसकी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री बन जाती है, उसका एक पर्टिकुलर शेप बन जाता है। क्लियर है बात, बोले बच्चों? तो पॉइंट्स भी नोट करने पड़ेंगे ना इनकी। पहले किसी ने दी थी, उसके बाद एक साइंटिस्ट थे नाइहोम एंड गिल्स्पी, फिर उन्होंने इसको क्या किया था, रीफॉर्म किया था। तो दो चार पॉइंट तो लिखेंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। हेडिंग डाल ली थी, चलिए पॉइंट्स लिखेंगे, इसके मेन पॉइंट्स। पहला पॉइंट लिखो, central atom in a molecule central atom in a molecule central atom in a molecule have lone pair and bond pair. ठीक है, कोई कोई मॉलिक्यूल ऐसा भी हो सकता है जिसमें लोन पेयर ना हो, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। There is repulsion between lone pair and bond pair, bond pair and bond pair। बीपीबीपी लिख रही हो आप, फुल फॉर्म लिखिए।
and lone pair and lone pair. Repulsion between because they are made of electrons which are negatively charged. आप बोलेंगे रिपल्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि सबके सब क्या है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो सबके सब में चार्ज क्या है, नेगेटिव. थर्ड पॉइंट लिखिए. दोनों पॉइंट हो गए ऑनलाइन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. थर्ड पॉइंट लिखिए. लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर आर adjusted themselves as minimum repulsion and maximum distance between them. एक दूसरे को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं ये कि क्या होता है, इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो और मैक्सिमम डिस्टेंस हो. डिस्टेंस ज्यादा होगा तो मिनिमम रिपल्शन होगा ही होगा. इन दिस वे it is said that a particular geometry and shape will form, तो क्या बोले, will present in a molecule. एक मॉलिक्यूल में पर्टिकुलर ज्योमेट्री इसी वजह से होती है या शेप इसी वजह से होती है. कुछ सेंटेंस फॉर्मिंग में प्रॉब्लम हो तो अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा. मेन बात आपकी समझ में आनी चाहिए. फोर्थ पॉइंट में लिख लो. इट इज ऑब्जर्व दैट repulsions सबसे ज्यादा किसको बताया था मैंने, लोन पेयर. लोन पेयर के बीच में रिपल्शन क्या होगा, सबसे ज्यादा. फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, फिर उसके बाद बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के. बॉन्ड पेयर को स्मॉल ही लिखो, बी को स्मॉल ही लिखना. बुक से स्मॉल लिखती है ना तो अपन स्मॉल ही लिखें. कैपिटल लिख देंगे तो ऐसा लगेगा ब्लड प्रेशर की बात है. रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, है ना, रीजन लिखने की जरूरत नहीं है. रीजन समझ आ रहा है ना कि लोन पेयर एक ही एटम के इसलिए पास पास होंगे ऑब्वियसली. लोन पेयर बॉन्ड पेयर की बात करोगे तो 2 एटम का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, और बॉन्ड पेयर की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 एटम्स की बात हो जाएगी. मिनिमम 3 तो होंगे. चौथा पॉइंट नोट हो गया.
5th पॉइंट लिख लीजिए। इस थ्योरी में एजम्पशन भी था। इन दिस थ्योरी मल्टीपल बॉन्ड is treated as सिंगल बॉन्ड। जैसे डबल और ट्रिपल बॉन्ड है ना, उसको भी इसमें क्या करोगे आप, इस थ्योरी में सिंगल बॉन्ड कंसीडर करेंगे। हर थ्योरी के कुछ क्या होते हैं, एजम्पशन होते हैं ना, तो ये एजम्पशन है। इन दिस थ्योरी मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड, ये एजम्पशन है। आपसे पूछे BSEPR थ्योरी का एजम्पशन क्या है, तो ये बता सकते हैं। एक सेंट्रल एटम को एक स्फीयर कंसीडर किया इन्होंने, उस स्फीयर के अंदर उसके लोन पेयर होंगे, लोन पेयर पास पास होंगे। साइड एटम को दूसरा स्फीयर कंसीडर किया, तो एक गोला दूसरा गोला, इस तरीके से बात है। स्फीयर को गोला ही बोलते हैं ना हिंदी में। assumption कितनी हद तक सही है? एजम्पशन अब पूरा तो आप मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कंसीडर कर रहे हो, तो पूरा तो नहीं सही है, लेकिन इसमें जितनी भी थ्योरीज दी गई है ना, जो भी है, तो हर थ्योरी का कुछ ना कुछ ड्रॉबैक तो है ही है। समझ रहे हैं? इसका मतलब पूरे तरीके से तो चीजें सही नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करती हैं। बहुत सारी नई थ्योरीज का क्या बोलते हैं उसको, जैसे कोई नई बात आप और सीखने वाले हो, तो उसका कुछ बेसिक आपको मिल जाए किसी थ्योरी से, ऐसी बातें। ठीक है, एक दो और पॉइंट है, नोट कर लो। सिंगल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड की बात हो गई, मैक्सिमम डिस्टेंस की बात हो गई, मिनिमम रिपल्शन की बात हो गई, और ये बात हो गई। तो मेन पॉइंट तो हो गए आपके, है ना। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसे बनेगी। ये पॉइंट लिखवा दिया कि ज्योमेट्री और शेप जो है इसी की वजह से बनता है। कहाँ गया, किसी में लिखवाया? हाँ, लिखवा दिया ना, ज्योमेट्री और शेप इसी वजह से। बेसिकली ज्योमेट्री शेप का डिस्कशन हुआ था किसके थ्रू, मॉलिक्यूल कैसा होगा। बॉन्ड बन गए ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल का शेप ज्योमेट्री कैसी होगी, उसका डिस्कशन किसके थ्रू हुआ था, BSEPR थ्योरी के थ्रू। शुरू में लिख लेना पॉइंट, नाइहोम एंड गिलेस्पी ने दी थी। किसने दी थी? पहले तो शुरू में किसी और ने दी थी, फिर उसके बाद इसमें काफी सारा काम करके कुछ इंप्रूवमेंट लाए। नाइहोम एंड गिलेस्पी, साइंटिस्ट के नाम की स्पेलिंग देख लें, PIE, ठीक है, गिलेस्पी। और इनके मम्मी पापा ने इनका नाम रखा, हमने थोड़ी रखा। इन लोगों ने काम किया, इंप्रूवमेंट लाए इस थ्योरी में और ज्यादा। ठीक है, इंप्रूवमेंट लाने के बाद बात क्या करी इन्होंने, मॉलिक्यूल को दो तरीके से कैटेगराइज किया, दो कैटेगरी बना दी मॉलिक्यूल की। शेप और ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, किसके अकॉर्डिंग, BSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग। दो कैटेगरी में रखा। पहली कैटेगरी रखी मॉलिक्यूल्स which have no lone pair, ऐसे मॉलिक्यूल की बात करी जिसमें लोन पेयर नहीं है। दूसरी कैटेगरी में डिस्कशन हुआ मॉलिक्यूल्स which have लोन पेयर। बॉन्ड पेयर तो दोनों में होगा ही, बॉन्ड तो बन रहा है। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें लोन पेयर नहीं है, उनको कैसे डिस्कस करेंगे, और कुछ ऐसे हैं जिनमें लोन पेयर है, उनको कैसे डिस्कस करेंगे। ठीक है।
तो सबसे पहले आपको पहली कैटेगरी पढ़नी है VSCPR में। नोट हो गया स्लाइड? 2 पॉइंट है। सबसे पहले पहली कैटेगरी पढ़ लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, मॉलिक्यूल which have no lone pair, जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है। इसकी कुछ बेसिक ज्योमेट्री है, 1 2 3 4 5 याद रखनी है हमको। कितनी याद रखनी है? 5 ज्योमेट्री केवल याद रखनी है। 1 2 3 4 5 करके अगर जो लोग छोटा छोटा लिखते हैं वो एक पेज में भी बना सकते हैं, और जो बड़ा बड़ा लिखते हैं वो 2 पेज ओपन करके भी बना सकते हैं, या एक एक करके भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। मैं एक पेज में 2 बना देती हूँ। जैसे पहली इसमें जो ज्योमेट्री आती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट वन इज लीनियर। सबसे पहली ज्योमेट्री कौन सी है? लीनियर की बात हो रही। लीनियर में अगर बात करो तो बॉन्ड पेयर होंगे 2। कितने बॉन्ड पेयर होंगे? 2। लोन पेयर तो है नहीं, एलपी तो 0 है। मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का बनेगा, AB2 टाइप। किस तरीके का होना चाहिए? AB2 टाइप होना चाहिए। मतलब सेंट्रल एटम एक है और साइड एटम कितने हैं? 2। इस तरीके से अगर देखो, लीनियर क्यों बोला? इनके बीच में एंगल होता है 180 का। कितने का एंगल है यहाँ पे? 180 का। ये मॉलिक्यूल है। एक एक दो एग्जाम्पल भी याद रखने हैं, जैसे BeCl2, जैसे HgCl2, इस तरीके का होता है। कोई बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कोई नहीं है, 2 बॉन्ड पेयर। बी के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, 2 बॉन्ड पेयर है। देख पा रहे हैं ये सब लोग? ऐसा केस होगा तो कैसी ज्योमेट्री होगी आपकी? लीनियर। अच्छा, आप कोई ये बोले कि केमिस्ट्री में हम सारी चीज समझेंगे ही, हम कुछ याद नहीं करेंगे, तो उसका क्या होगा? उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमने आपको समझा दिया ऐसे ऐसे लीनियर है, पर याद तो करना ही पड़ेगा ना। 4 बार बना के तो देखना ही पड़ेगा ना। सेकंड वाली ज्योमेट्री जिसमें लोन पेयर नहीं है, केवल बॉन्ड पेयर है, वो होती है, उसको नाम देते हैं हम ट्राइगोनल प्लेनर। सेकंड ज्योमेट्री कौन सी है? ट्राइगोनल प्लेनर। मॉलिक्यूल होगा AB3 टाइप। क्या टाइप होगा मॉलिक्यूल का? AB3। ए बीच में लगा हुआ होगा, एक ही प्लेन में बी जो होंगे वो कितने एंगल पे होंगे? AB का ये जो बॉन्ड पेयर है उनके बीच में एंगल कितने का होगा? 120 डिग्री का। यानी ट्राइगोनल प्लेनर में जो एंगल होगा वो कितने का होगा? 120। ट्राइगोनल क्यों बोलते हैं जानते हैं? तीनों बॉन्ड पेयर एक प्लेन में, इसलिए प्लेनर बोलते हैं। ट्राइगोनल इसलिए बोलते हैं कि तीनों एटम्स को अगर आप इस तरीके से अगर ज्वाइन कर दो साइड से, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। अगर इन तीनों को ज्वाइन कर दो, बुक में ऐसा भी बना होता है, परेशान नहीं होंगे, बुक में ऐसा भी बना हो सकता है, ऐसे, है ना? दोनों सेम बात है, ऐसा बना दिया। तीनों बॉन्ड क्या है? सेम है। जैसे BF3 मॉलिक्यूल है, BF। अच्छा, लोन पेयर की बात सेंट्रल एटम की हो रही है, साइड एटम की नहीं हो रही है। सेंट्रल एटम को देख रहे हैं कि उसके पास बॉन्ड पेयर है, केवल लोन पेयर नहीं है। अगर इनको तीनों को ज्वाइन कर दो आप ऐसे,
तो ट्रायंगल बन जाता है, इसलिए इस ज्योमेट्री को ट्राइगोनल बोलते हैं। और प्लेनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि तीनों बॉन्ड पेयर क्या हैं, एक ही प्लेन में हैं। एग्जाम्पल में क्या बताया आपको, बी एफ, क्या बताया एग्जाम्पल में, बी एफ 3 है ना। जैसे मान लो तुम्हारा ये है, ये देखो, ये ज्योमेट्री हो गई तुम्हारी, पहले ऑनलाइन देख लें, ये एक ही प्लेन में होगा बी, ये बी, ये एफ, ये एफ, ये एफ, तीनों के बीच में 120 का एंगल। ये देखिए, देख पा रहे हैं बच्चे, बीच से पकड़ा हुआ है मैंने, BF3 की ज्योमेट्री, बीच में बोरॉन एटम, ऊपर एक फ्लोरीन, नीचे एक फ्लोरीन और इधर एक फ्लोरीन। ज्योमेट्री कौन सी हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल क्यों बना, अगर तीनों को जोड़ दें तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, अगर साइड से यहाँ ज्वाइन कर दो, लाइन खींच दो, ट्रायंगल बनेगा, इसलिए ट्राइगोनल। और एक ही प्लेन में है तीनों बॉन्ड पेयर, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेनर। ठीक है, किस में प्रेजेंट होती है, BF3 में। और भी मॉलिक्यूल है, एक एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, BF3। बोरॉन की, क्योंकि आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं, 5 होता है एटॉमिक नंबर, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। तो बोरॉन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। क्लियर है बात, सेकंड वाली। थर्ड देखो, थर्ड वन इज टेट्राहेड्रल। कौन सी ज्योमेट्री मिलेगी हमें, टेट्राहेड्रल, AB4 टाइप का मॉलिक्यूल। कैसा होगा, AB4। एग्जाम्पल में अगर समझो CH4 है, CCl4 है, ये सब टेट्राहेड्रल। AB4 में कैसे लगे होंगे, A है, B, अभी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बताते हैं, पेपर पे ऐसे दिख रहा है, एक बॉन्ड छोटा सा दिखाया जाता है, वो पीछे की तरफ। ठीक है, चार पेन है आपके पास, इससे टेट्राहेड्रल उतना अच्छा बनता नहीं, मुझे पसंद नहीं आता, इससे एंगल बराबर से दिखते नहीं। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट देखो, ऐसा कुछ, ऐसा नहीं, ऐसा देख पा रहे हैं, 4 बॉन्ड को ऐसे रख दो, पेन पड़े तो है, हाँ तो पेन ही तो चाहिए। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री सबके समझ आ रही है, देखो जी, मेरा हाथ आ रहा है, देखिए, देख पा रहे हैं सब लोग, कितने पेन लगा रखे हैं मैंने, 1 2 3 और पीछे की तरफ ये 4 पेन लगाए हैं मैंने। देखिए, चारों के बीच में कितने कितने का एंगल बनाना है, 109 का। अभी देखो, आप सामने से अगर इसको देख रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग देखें, अगर सामने से देख रहे हो, पीछे वाला बॉन्ड आपको नहीं दिखाई देगा, इस तरीके से होगा, पीछे वाला नहीं दिखता है। 1 2 3 सबके बीच का एंगल 109, सबके बीच का एंगल कितना होगा, 109। एक बॉन्ड पीछे की तरफ होता है, वो प्लेन के पीछे की तरफ। 4 बॉन्ड होते हैं इस ज्योमेट्री में, कितने बॉन्ड होते हैं, 4। समझा देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। ये जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, 2 बॉन्ड पेयर के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होगा।
बॉन्ड एंगल कितने का होगा, ये मिनट और सेकंड में भी एंगल नापा जाता है, छोटा एकदम, ठीक है। तो 109 डिग्री 28 मिनट एंगल होता है। ये जो AB4 टाइप का है, इसमें ध्यान रखेंगे क्या, दो बॉन्ड जो होते हैं, ये VSEPR की डिटेलिंग नहीं है, नॉर्मल डिटेलिंग है, याद रख लीजिए। दो बॉन्ड जो होते हैं वो एक प्लेन में होंगे, दो बॉन्ड इन वन प्लेन, ठीक, और वन इन आउट ऑफ द प्लेन एंड अदर वन इज इन बोल सकते हैं, इन द प्लेन तो नहीं बोलेंगे, इसके लिए टर्म में नहीं बता पा रही हूँ। देखो मान लो CH4 की बात कर रहे हैं, दो बॉन्ड इसी बोर्ड के प्लेन में, कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, दो बॉन्ड क्या है इसी बोर्ड के प्लेन में, इस तरीके से दो बॉन्ड है एक ही प्लेन में आपके। टेट्राहेड्रल में उसमें दिख नहीं रहा ना, दो बॉन्ड एक ही प्लेन में है, देख पा रहे हैं आप लोग, ये दो बॉन्ड एक ही प्लेन में है ना, दो बॉन्ड, एक बॉन्ड को इस प्लेन के, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये चीज समझना शुरू करिए, ये एक प्लेन है, इसमें एक बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड, एक बॉन्ड इस प्लेन के बाहर की तरफ बना दीजिए 109 डिग्री पे, इसके और इसके बीच में एंगल कितना होना चाहिए 109, और एक इसके पीछे की तरफ बना दीजिए, मतलब एक बोर्ड के बाहर की तरफ, बोर्ड पे अगर दो बॉन्ड हैं तो एक बोर्ड के बाहर की तरफ निकलता हुआ और एक बोर्ड के पीछे की तरफ निकलता हुआ, एक बॉन्ड बोर्ड के पीछे की तरफ है हाइड्रोजन का, उसको छोटा बनाते हैं, थोड़ा छोटा क्यों बनाते हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीछे की तरफ है, इसलिए सामने से देखोगे तो थोड़ा छोटा दिखेगा, दूर से क्या होगा छोटा दिखेगा, बोर्ड से जो अवे है, जो पीछे की तरफ है बॉन्ड, उसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, और बोर्ड से जो बाहर की तरफ है उसको ऐसे सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। ये VSEPR का पार्ट नहीं है, बार बार बता रही हूँ, ये एक नॉर्मल डिस्कशन है, वेज डैश थ्योरी बोलते हैं इसको, ठीक। CH4 में CH बॉन्ड कितने थे, 4 थे, जिसमें से दो बॉन्ड जो हैं दो बॉन्ड जो है वो क्या है बोर्ड के प्लेन में है, और एक बॉन्ड क्या है बाहर की तरफ है, बोर्ड के बाहर की तरफ निकाल दो ऐसे, इस बोर्ड के बाहर की तरफ, और एक बॉन्ड पीछे की तरफ, बिहाइंड बोर्ड, क्लियर है बात। बिहाइंड बोर्ड में जो बॉन्ड है उसको किससे दिखाते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं डैश, क्या बोलते हैं इसको डैश, और इसको क्या बोलते हैं हम, सॉलिड जो लाइन है इसको सॉलिड लाइन बोलते हैं, डैश लाइन हो गई, इसको क्या बोलेंगे सॉलिड लाइन, जो बाहर की तरफ आता है उसको बोलते हैं वेज। हाँ बना लीजिए, ये अलग से एक क्या बनाएंगे, ये साथ में ऐसे ही एक जनरल इंफॉर्मेशन दे दी आपको, दिस इज वेज डैश फॉर्मूला। टेट्राहेड्रल के जो 4 बॉन्ड है वो कैसे होते हैं, दो बॉन्ड एक प्लेन में, एक बॉन्ड प्लेन के बाहर की तरफ, एक बॉन्ड प्लेन के पीछे की तरफ, पीछे वाले बॉन्ड को लाइंस डैश डैश लाइन से, टूटी हुई लाइन से दिखाते हैं, और फ्रंट वाले को किससे दिखाते हैं वेज से दिखाते हैं, इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं वेज डैश फॉर्मूला। ये जब हम 3D की बात करते हैं, जब स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल की स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ोगे आप, पर ऐसे ही आपको बता दिया VSEPR का पार्ट क्या था, अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो AB4 टाइप होगा, अगर लोन पेयर नहीं है तो
AB4 टाइप का मॉलिक्यूल होगा, एंगल होगा 109 डिग्री का, दो बॉन्ड एक प्लेन में, एक बॉन्ड बाहर की तरफ, एक बॉन्ड पीछे की तरफ, सारे एंगल बराबर होंगे। बोर्ड पे देखने से ये एंगल आपको कम लग रहा है, लेकिन क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है तो ये भी एंगल क्या होगा, सारे एंगल क्या होंगे 109, सारे बॉन्ड पेयर के बीच में 109 का एंगल होगा। हो गया बच्चों? CH4 लिख लिया, CCl4 लिख लिया, NH4 प्लस भी लिख सकते हैं, इसमें भी लोन पेयर नहीं होता, अमोनियम आयन बोलते हैं एग्जाम्पल में। 5 मिनट में और आपको बाकी दो और जो है वो करा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे वो वाला जिसमें लोन पेयर होते हैं। ये तो अभी हमने क्या किया, केवल बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की बात हुई, अभी तो हमने मेन बात करी नहीं। चौथा देखिए कौन सा है, चौथा है आपका, चौथे को बोलते हैं ट्राइगोनल, ज्योमेट्री का क्या नाम है, ट्राइगोनल प्लेनर बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल इसमें होता है AB5 टाइप का, आपको देखने को मिलेगा। कैसा मिलेगा देखने को, AB5 टाइप का मॉलिक्यूल। एंगल देखिए ध्यान से, अभी जो PCl5 का सिखाया था आपको, PCl5 का सिखाया था ना, 3 बॉन्ड एक ही प्लेन में, ये तीनों क्या है एक ही प्लेन में, ट्रायंगल से दिखा दिया गया, मतलब एक प्लेन में, एक ही प्लेन के बॉन्ड है। और एक को ऊपर दिखा दो, एक बॉन्ड को ऊपर और एक बॉन्ड को नीचे। तो ऐसे मॉलिक्यूल में दो तरीके के बॉन्ड एंगल आएंगे, एक एंगल 120 का आएगा, ऐसे मॉलिक्यूल में दो तरीके के बॉन्ड एंगल होते हैं, एक 120 का आ जाएगा, और ये जो नीचे प्लेन में है और इसके जो ऊपर लगाया गया, ये मान लो बॉन्ड प्लेन का है और ये इसके ऊपर लगाया गया, तो यहाँ तो 90 का ही होगा ना, ये किसी प्लेन में चाहे जिस भी एंगल पे हो, ऐसे वैसे कैसे भी। अब इसके ऊपर एक लगा दोगे तो 90 तो आएगा ऊपर नीचे। तो दो एंगल यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं, दूसरा वाला क्या होगा 90। बॉन्ड एंगल कितने होंगे 120 एंड 90, दो तरीके के बॉन्ड एंगल मिलते हैं ऐसे में। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, PCl। क्लियरिटी है बच्चों, कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिएगा। बाई पिरामिडल क्यों बोला, सबको जोड़ देंगे ना तो एक ऊपर पिरामिड बन जाएगा और एक नीचे, ये जोड़ दिया, ये ट्रायंगल है, ये बॉन्ड नहीं है, टूटी हुई लाइन से बना देते हैं, सबको जोड़ दो, ऊपर एक पिरामिड नीचे एक पिरामिड, थोड़ा खतरनाक सा बन गया, इससे जोड़ोगे नहीं बन पा रहा है तो जैसा ये बना हुआ है ना ऐसा ही बना लो। पिरामिड बोलने का मतलब ये है कि ऊपर वाले बॉन्ड को जोड़ोगे तो एक ऊपर पिरामिड बन जाएगा प्लेन के और एक प्लेन के नीचे। तो आशित बात क्लियर है, आज ऑनलाइन वाले कुछ बोलेंगे नहीं, ऑनलाइन कैमरा कैमरा ऑन करो सब लोग। हो गया, हो गया, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें। गार्गी ऑन करो कैमरा। फिफ्थ वाली है ऑक्टाहेड्रल।
फिफ्थ वाली कौन सी है? इसमें 4 बॉन्ड एक ही प्लेन में बनेंगे। 4 बॉन्ड किस में बना लें? एक ही प्लेन में। कैसे? एक स्क्वायर ले लो, एक स्क्वायर एज्यूम कर लो, एक स्क्वायर एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए ये पेपर है, ये एक स्क्वायर है। देख पा रहे हैं आप लोग? सब लोग देख पा रहे हैं? बीच में इसके अटैच कर दीजिए सेंट्रल एटम। बीच में हमने क्या बना दिया? इसमें बीच में रख दिया सेंट्रल एटम। इस स्क्वायर के बीच में सेंट्रल एटम को रख दें। साइड में स्क्वायर के साइड, यहाँ पे कॉर्नर्स पे किसको रख दें? साइड एटम को। 4 एटम्स को रख दें, साइड एटम्स को, और 2 एटम्स को इस तरीके से ऊपर और नीचे लगा दें। देख पा रहे हैं बच्चों ऑनलाइन? ये रहा स्क्वायर। स्क्वायर में 4 एटम्स लगे हैं कॉर्नर्स पे। बीच में बिल्कुल जो क्या बोलते हैं, डायगोनल का जो सेंटर पॉइंट होगा, कट पॉइंट होगा, उस पे आपने सेंटर एटम को रख दिया। कॉर्नर पे किसको रख दिया? 4 एटम्स को, और एक एक एटम्स को ऊपर और नीचे यहाँ पे अटैच कर दिया। सारे बॉन्ड्स को जब ज्वाइन करोगे ना तो ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगा। शेप कौन सा बनता है? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। मॉलिक्यूल कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे देखते हैं। देखिए कैसा होगा टाइप AB6। किस टाइप का मॉलिक्यूल होगा? AB6। SF6 एग्जाम्पल है। सल्फर अगर ऐसे है तो 4 फ्लोरीन क्या होंगे? स्क्वायर के फॉर्मेट में होंगे। इसको अगर स्क्वायर मान लो एक प्लेन में, और एक फ्लोरीन ऊपर की तरफ। ये बोर्ड पे दिखाया जा रहा है क्योंकि बोर्ड में 3D नहीं दिखा सकते। और एक फ्लोरीन नीचे की तरफ। 6 एटम्स दिख रहे हैं, साइड एटम्स। क्लियर है बात? 4 एटम्स स्क्वायर के कॉर्नर पे लगा दीजिए। एक एटम को उठा के स्क्वायर के प्लेन के ऊपर, और एक एटम को उठा के स्क्वायर के प्लेन के नीचे। बन गया AB6। ज्वाइन करेंगे सबको तो कैसी ज्योमेट्री बनेगी? सबको ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, है ना, इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके ज्योमेट्री कैसी बनेगी? ऑक्टाहेड्रल। ये पूरी कंप्लीट नहीं बनाई है मैंने, सारे बॉन्ड एक दूसरे से ज्वाइन सारे एटम्स मतलब बॉन्ड। तो ये क्या बन गया आपका? ऑक्टाहेड्रल। स्टार बनाइए, पॉइंट लिखिए। molecules in which lone pair is equal to 0, मतलब लोन पेयर नहीं है। ज्योमेट्री एंड शेप आर सेम। जिस भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर 0 होगा उसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों चीजें क्या होंगी? सेम। अभी जब लोन पेयर वाले एग्जाम्पल बताएंगे तो ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी कि मैम क्या बात कर रही हैं। आवाज आ रही है सबको? स्टार पॉइंट नोट कर लिया? जैसे ही लोन पेयर का इंट्रोडक्शन होगा वैसे ही ज्योमेट्री और शेप, दो चीजों की बात करना स्टार्ट कर देंगे।
ज्योमेट्री कुछ और शेप कुछ, है ना। और जब तक लोन पेयर नहीं है तब तक ज्योमेट्री की बात करो या शेप की बात करो, दोनों चीजें एक ही होंगी, मतलब शेप अलग से बोलने की जरूरत नहीं, वही ज्योमेट्री है वही शेप। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में आपकी मैं कराऊंगी लोन पेयर के इंट्रोडक्शन वाला पूरा, तो लोन पेयर क्या कमाल दिखाएगा वो अगली क्लास में होगा। चलिए आज की क्लास करते हैं ऑफ। बाय बाय बच्चों। Thank you, ma'am. Thank you. हाँ बाय बच्चे, बाय।